हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं सोचा चलो चेकमेट का अगला वीडियो भी डाल देते हैं। तो चलिए चेकमेट के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जिनलिंग और ईबो आमने सामने होते हैं। जिनलिंग ईबो से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पर डोरे डालना बंद करो, और दूसरी तरफ वांग ईबो जिनलिंग से कह रहा होता है कि मेरी नींद से दूर रहो। और तब दोनों को भी रियलाइज़ होता है कि दोनों भी मैं के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब दोनों भी करे तो करे क्या। इधर जिनलिंग को अचानक से एहसास होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अभी तक तो उसने इस चीज़ को कभी यूज़ नहीं किया था, पर मैम्या को लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब धीरे धीरे माहौल ऐसा बन जाता है कि जिनलिंग ईबो के सामने अपनी शोहरत को फ्लॉन्ट करने लगता है। उसके फॉलोअर्स, उसका फेस, उसकी वेल्थ, सब कुछ वो ईबो के सामने दिखाने लगता है। ईबो को इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे सिर्फ़ और सिर्फ मैम्या की परवाह थी, उसकी सेफ्टी की परवाह थी। और उसकी नज़र में आजकल के बच्चे जो बिगड़े हुए ही हो सकते हैं, तो वो जिनलिंग की किसी भी चीज़ से इम्प्रेस नहीं हो रहा था। उल्टा उसके मन में हमेशा जिनलिंग का बस निगेटिव ही चेहरा बनता जा रहा था। उसकी इमेज ईबो की नज़र में कभी भी सही नहीं थी। वो तो बस एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ लड़का था जो लड़कियों को फंसाकर छोड़ देता है, चाहो तो प्रेग्नेंट करके भी, क्योंकि वो ऐसे ही माहौल से आया था जहाँ पर लेडीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी। और उसे लगता था जिनलिंग भी मैम्या के साथ यही करेगा, और ईबो अपने प्रिंसेस के साथ ऐसे थोड़े ही होने दे सकता है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा मैम्या को जिनलिंग से बचाने की। इसलिए ईबो ने भी अब अपनी कमर कस ली थी कि वो भी जिनलिंग को किसी भी तरह से मैम्या से दूर करके ही रहेगा। उनके बीच की ये कोल्ड वॉर जारी ही थी। दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते थे। जिस रास्ते से जिनलिंग गुजरता था, ईबो उस रास्ते से मैम्या को गुजरने तक नहीं देता था। और जहाँ कहीं भी ईबो होता था, जिनलिंग के इन्फ्लुएंस में आकर वहाँ के टीचर भी ईबो को सताने लगे थे। ईबो के लिए ये सब सर से ऊपर जा रहा था। पर आखिरकार एक दिन आ ही गया जब जिनलिंग ने ईबो को सामने से आकर टोक दिया। उसने कहा मैम्या सिर्फ उसकी है और उसी की रहेगी। एक तरह से देखा जाए तो जिनलिंग आजकल अपने जो सबसे करीबी दोस्त थे, फैंशिंग और गोचेंग, इनसे भी ज़्यादा बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया था। जैसे कि टीचर हेपेंग और टीचर सूशे। ये दोनों टीचर जिनलिंग को बहकी बहकी बातें सुनाते थे, जैसे कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो चाहे मैम्या जैसी लड़कियों की पूरी पलटन अपने लिए खड़ी कर सकता है। जिनलिंग का प्यार तो जेन्युइन था, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों के इन्फ्लुएंस में आकर जिनलिंग का नशा और उसका पैसा उसके सर चढ़कर बोलने लगा, उसकी पावर उसके सर चढ़कर बोलने लगी। उसने ईबो को सीधे जाकर ये कन्फेस कर दिया कि वो मैम्या से शादी करना चाहता है, उसे डेट करना चाहता है और पूरी लाइफ वो उसी के साथ रहना चाहता है। ईबो अपनी 14-15 साल की नीस को, चाहे 14-15 साल के ही सही, लेकिन ऐसे स्पॉइल ब्रैट के हवाले कैसे कर सकता है। और डेटिंग जैसी चीज़ें तो उसकी डिक्शनरी में थी ही नहीं। गाँव में सीधी मैरिज होती थी, वो भी अरेंज वाली, जहाँ पर घर के बड़े बच्चों की शादी तय करते थे। माना कि उसके गांव के हिसाब से मैम्या की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन ईबो मैम्या के पंख ऐसे कुतरना नहीं चाहता था। उसे याद आती है वो सब बातें जब मैम्या रात के 2-2:30 बजे तक भी पढ़ती रहती थी, क्योंकि उसे इस बड़े से स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था ताकि वो ईबो को लेकर सिटी में आ सके। उसे अगर नींद भी आती थी तब भी मैम्या फिर से फेस वॉश करके वापस आती थी ताकि उसे नींद ना आए, वो क्वालिफाई कर जाए। और ये सब वो खुद के लिए नहीं कर रही थी, वो ईबो को बचाने के लिए कर रही थी। उसके सिबलिंग्स में ईबो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उसके गांव में ईबो को बहुत ही कम आंका जाता था, उसे वैल्यू नहीं किया जाता था, क्योंकि उसका शरीर बहुत लचीला था, वो डांसर था
और गांव के लोग इस चीज़ को बहुत बुरा समझते थे। ईबो के लिए म्याम्या किसी गॉड मदर से कम नहीं थी। वो उसे बहुत मानता था, वो उसकी एंजल थी और ये डेविल आकर उसकी एंजल को उससे चुराना चाहता था। अब ईबो ने सबसे पहले तो जिनलिंग को एक ज़ोर का थप्पड़ लगाया, फिर उसे कह दिया कि वो अपने जीते जी म्याम्या को जिनलिंग की कभी नहीं होने देगा और वो उसे अभी यहाँ से ले जा रहा है। उसे परवाह नहीं कि वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो अपने गांव तो वापस नहीं जा सकता, लेकिन वो इस सिटी में भी नहीं रहना चाहता जहाँ पर एक लड़की की मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसे अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता है। जिस लड़की को कुछ लेना देना ही नहीं है दुनिया से, वो अपनी दुनिया में मगन है, लेकिन जिनलिंग जैसे हवस के पुजारी बस उन लड़कियों को देखते हैं, उन्हें पाते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये बातें सीधा जिनलिंग के दिल पर जाकर लगी। उसका प्यार तो जेन्युइन था, फिर मिस्टर वांग इस बात को समझते क्यों नहीं है कि वो म्याम्या से कितना प्यार करता है, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करता है। मिस्टर वांग को उसका प्यार दिखाई क्यों नहीं देता। और ये क्या बातें हुई कि वो हर लड़की को यूज़ करता है। उसने आज तक कभी किसी लड़की को आंख उठाकर तक नहीं देखा। वो इतना शाय नेचर का है, वो इतना अच्छा बच्चा है कि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके अंकल की रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर ये मिस्टर वांग क्यों नहीं समझ रहे हैं। ईबो तो वहाँ से अपना सामान लेकर चला गया और जिनलिंग बस बुत बनकर वहीं खड़ा रह गया। उसके लिए ये एक्यूजेशंस बहुत हार्श थे। जिनलिंग के साथ पहले कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने उसे डिसरिस्पेक्ट ही नहीं किया था, उसे पता ही नहीं था कि इस तरह से भी बात की जाती है। वो आज तक बस सबका बॉस था, सब लोग उसे मास्टर मास्टर कहकर बुलाते थे। स्कूल वाले, हाई स्कूल वाले भी कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे, क्योंकि जिनलिंग एक बहुत अच्छा बच्चा था, एक जेन्युइन बच्चा था जो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट किया करता था। इतना रिच होने के बावजूद भी उसने कभी भी अपनी पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया था। और आज ये मिस्टर वांग उससे ये कहकर जा रहे हैं कि जिनलिंग एक स्पॉइल्ड ब्रैट है, लड़कियों को इस्तेमाल करता है, वो अपने पहले प्यार म्याम्या को छोड़ देगा ऐसे ही प्रेग्नेंट करके। जिनलिंग ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी म्याम्या को ऐसी नज़र से भी देखेगा, ऐसी नज़र से छुएगा, क्योंकि म्याम्या उसके लिए क्या है ये बस वो जानता है। अब जिनलिंग को ऐसा लगने लगा कि उसकी सांस कोई खींच रहा है, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा। वो बहुत गहरी सांसें लेने लगा। वो वहीं बैठ गया। ईबो तो म्याम्या को लेकर चला गया। वो जल्दी से अपने घर पर आ गया, सारा सामान पैक किया और म्याम्या से कह दिया कि वो वहाँ से जा रहा है। उन्हें किसी भी हालत में इस सिटी को जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। म्याम्या पहले तो कुछ समझ नहीं पाई। उसे लगा शायद उसके नाना की तरफ से कोई प्रेशर आ गया होगा या फिर ईबो के साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया होगा। वो तो इन सब बातों से बेखबर बस अपने मामा की फ़िक्र कर रही थी और उसके साथ चलने को भी रेडी थी। उसने भी सारा सामान पैक करने में हेल्प की और दोनों भी घर से निकल गए। इधर जिनलिंग तो मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कुछ देर तक इस स्टेट में रहने के बाद कहीं से उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई। वो खड़ा हुआ, उसका सर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसे बहुत पेन महसूस हो रहा था, शायद से कुछ करने से कम होगा। जिनलिंग ने वहाँ फ्रूट बास्केट में पड़ा नाइफ़ उठाया। उसने अपने हाथ पर 2-4 बार वो नाइफ़ चलाया। वो देखना चाहता था कि कहीं उसका पेन बाहर निकल सकता है क्या। उसे अपने बॉडी से नफ़रत होने लगी थी, उसे घुटन महसूस हो रही थी। वो उसे छोड़ देना चाहता था। उस ब्लड के साथ उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी सोल भी आज़ाद हो रही है। वो एक रिच ब्रैट नहीं बनना चाहता था, वो एक इंसान बनना चाहता था, एक फर्दी इंसान जो अपने पहले प्यार के साथ रह सके। अगर ये रिचनेस उसकी पहचान है और म्याम्या का गार्डियन नहीं चाहता कि वो
इस बॉडी के साथ रहे, इस रिचनेस के साथ रहे, तो उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। उसे बस म्या चाहिए। उस बहते खून को देखकर जिनलिंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा लगने लगा कि वो आज़ाद होकर म्या के साथ जा रहा है, और वो ऐसे ही स्माइल करके वहीं पर बैठ गया। कुछ ही देर में वहाँ पर बाकी का स्टाफ आ गया, जिनके आते ही पूरे स्कूल में एक ही हंगामा हो गया। जिनलिंग को तुरंत रेस्क्यू किया गया, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। तुरंत उसके अंकल को ये खबर भी लग गई कि जिनलिंग ने सुसाइड करने की कोशिश की है। अगली बार जब जिनलिंग की आंखें खुली, तब उसके अंकल मिस्टर सेन शाहजहान उसके सामने थे, जो बहुत परेशान होकर बस जिनलिंग को ही देखे जा रहे थे। जिनलिंग ने अभी अभी हरकत की थी, और मिस्टर शाओ उससे बस एक चीज़ पूछना चाहते थे, क्यों, क्या वजह थी जिनलिंग इतने आगे चला गया। उसने आखिरी कदम उठाया। वो अगर एक इशारा भी करता तो मिस्टर शाओ उसके लिए पूरी दुनिया इधर के उधर कर देते। जिनलिंग को ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। उसने पूरे कॉलेज को स्टैंड बाय पर रखा था। उसके सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ पर गन लेके खड़े थे। जिनलिंग जिस आदमी का नाम लेता, उसे वहीं पर मौत की सज़ा मिलती। कॉलेज के प्रिंसिपल का बीपी हाई हो चुका था। वो ऑक्सीजन मास्क लगाकर उन्हीं बंदकों के बीच में बैठा था। सब लोग जानते थे मिस्टर शाओ अपनी बात से कभी नहीं मुकरते। वो अच्छों के लिए अच्छे हैं और बुरे के लिए बहुत बुरे। और अभी सवाल है जिनलिंग का, उसकी लाइफ का। किसी को भी ये पता ही नहीं था कि जिनलिंग ने ऐसा किया है क्यों। हाँ, सब लोग ये नोटिस तो कर रहे थे कि म्या कहीं दिख नहीं रही है, उसके डांस टीचर कहीं दिख नहीं रहे हैं, लेकिन किसी की भी सामने से ये बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनकी एक गलती और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। सब लोग जानते थे जिनलिंग म्या के पीछे कितना पागल है। क्या पता म्या का और जिनलिंग का क्या हुआ, मिस्टर वांग और जिनलिंग के बीच में क्या हुआ। वो श्योर नहीं थे, इसलिए कोई बात भी नहीं कर रहा था। इधर जिनलिंग को होश आया और उसने मिस्टर शाओ से एक बात की, वो बिल्कुल माँ के जैसी है। ये था जिनलिंग का म्या के लिए प्यार। वो उसमें अपनी माँ को देखता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मदर यानली टीनेज में म्या की तरह ही दिखती थी। वो भी अपने कॉलेज डेज़ में एक टॉम बॉय की तरह रहती थी। उनका नेचर, वो सब कुछ बिल्कुल म्या की तरह था, जैसे म्या उनकी फ़ोटोकॉपी हो। और जिनलिंग को इन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया था, ना कि म्या की बॉडी ने, ना कि उसके चेहरे ने। और उसकी इस बात पर मिस्टर शाओ भी अपने आप को रोने से रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, वो इमोशनल हो गए। उन्होंने जिनलिंग को गले से लगा लिया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अगर वो शिजे जैसी है तो उसे तुम्हारी लाइफ में आना ही होगा। पर जिनलिंग के सब्र का बांध टूट चुका था। वो ज़ोर से रोने लगा। मिस्टर शाओ ने उसे जैसे तैसे संभाला, उसे शांत किया और पूछा, क्या हुआ। तब जिनलिंग ने बताया कि वो अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती है और उसकी फैमिली नहीं चाहती कि वो मुझसे कुछ भी ताल्लुक़ रखे। उन्हें मेरे बारे में गलत फहमी है। मैं कितना भी चाहूँ पर इसे दूर नहीं कर सकता। मैं बहक गया था। मुझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे उन्हें अपनी जेन्युइन साइड शो करनी चाहिए थी। मैं अपनी पावर दिखाने के पीछे लग गया। मुझसे गलती हो गई अंकल। पर ये सब बातें मिस्टर शाओ के दिमाग में नहीं जा रही थी। उन्हें बस इतना समझ आ रहा था कि जिनलिंग को कुछ चाहिए, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ जिनलिंग के सामने होनी चाहिए। मिस्टर शाओ ने जिनलिंग को शांत किया, उसे सुलाने के लिए कहा। डॉक्टर ने आकर तुरंत जिनलिंग को नींद का इंजेक्शन दिया और मिस्टर शाओ वहाँ से निकल गए अपने मिशन पर, जिनलिंग के लव इंटरेस्ट को लाने। वो वहाँ से बाहर आए। बाहर फैंशिंग और गोचिंग पहले से ही खड़े थे।
बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह, क्योंकि बस वो दोनों ही थे जिनकी मिस्टर शाह के सामने इतनी नहीं फटती थी। बाकी सबकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो खड़े रहने के भी काबिल नहीं थे। मिस्टर शाह ने फैंशिंग से पूछा, वो लड़की कौन है? फैंशिंग ने मैम का नाम लिया, उसके बारे में सारी डिटेल्स दी, साथ में ये भी बताया कि मिस्टर वांग भी मैम के पीछे पड़े थे और शायद से मैम भी उनमें इंटरेस्ट ले रही थी। इन लड़कों को ये तो नहीं पता था कि मिस्टर वांग और मैम के बीच में क्या रिलेशन है। जाहिर सी बात है, लोग अच्छी चीज़ों के बारे में कम सोचते हैं, बुरी चीज़ें सबसे पहले जहन में आती है। फैंशिंग और कोचिंग पे भी ज़बान फिसल गई कि हो सकता है मैम और मिस्टर वांग के बीच में कुछ चल रहा हो, या तो मिस्टर वांग मैम का फ़ायदा उठा रहे थे या फिर मैम खुद जिनलिंग का फ़ायदा उठा रही थी और वो मिस्टर वांग के साथ भी थी। अब तो मिस्टर शाह का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। वो किसी भी हालत में मैम को वहाँ खींच कर लाना चाहते थे। जिनलिंग के पैरों की धूल के भी बराबर नहीं थी वो लड़की, और उसने जिनलिंग को धोखा देने की कोशिश की। अब वो सीधा वहाँ से हाई स्कूल में आ गए, प्रिंसिपल को खड़ा किया और उससे पूछने लगे कि मिस्टर वांग और मैम कहाँ पर है। प्रिंसिपल ने सब लोगों को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो दोनों कहाँ हैं। सबसे पहले तो उनके स्टाफ क्वार्टर्स की चेकिंग हुई, लेकिन वो दोनों वहाँ पर नहीं थे, पहले ही निकल चुके थे। मिस्टर शाह अब पागलों की तरह हर जगह पर उन दोनों को ढूंढने लगे। उनके फ़ोटोज़ हर जगह पर वायरल हुए, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में भी मैम दिखने लगी। इधर ईबो टैक्सी से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसने जैसे ही बाहर मैम के फ़ोटोज़ देखे, उसने बड़े प्यार से मैम की तरफ देखकर कहा, बेटा अपनी आंखें बंद कर लो। मैम ने बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और ईबो के कंधे पर सर रखा। तुरंत उसकी आंख भी लग गई। तभी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी रोक दी और पीछे ईबो की तरफ देखकर कहा, सर इस लड़की के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आपका मिस्टर शाह के साथ कोई पंगा हो गया है क्या? सर प्लीज़ नीचे उतर जाइए, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, प्लीज़ सर। अब ईबो की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने हाथ जोड़े, सर झुकाया और कहा, सर प्लीज़, इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, ये आदमी इस बच्चे को इस्तेमाल करना चाहता है। उस टैक्सी ड्राइवर ने उस लड़की की तरफ देखा, मासूम सी 13-14 साल की लड़की, वो किसी बड़े आदमी के शिकंजे में फंसने जा रही है। उसकी खुद की भी तो बच्ची थी, फिर वो ऐसे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कहा, अपने चेहरे छुपा लो। ईबो ने तुरंत उसकी बात मान ली। मैम के चेहरे पर स्कार्फ डाल दिया, खुद मास्क पहन लिया और अब टैक्सी ड्राइवर अपनी जान पर खेलकर उन्हें स्टेशन की तरफ ले जाने लगा। कुछ 10-15 मिनट बाद वो टैक्सी स्टेशन पर पहुंच गई, जहां पर हर तरफ मिस्टर शाह के लोग खड़े थे, सभी लोगों की चेकिंग कर रहे थे। उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को पीछे के रास्ते से स्टेशन के अंदर तक पहुंचा दिया। ईबो उस टैक्सी ड्राइवर का बहुत आभारी था, पर असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हो रही थी। उसने मैम को उठाया, उसे मास्क पहनने के लिए कहा। मैम ने बिना सवाल किए उसकी हर बात मानी। वो दोनों अपना चेहरा छुपाकर चलने लगे। ईबो ने टैक्सी ड्राइवर का शुक्रिया अदा करके उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर पहले ही उनकी बहुत मदद कर चुका था। अब ईबो मैम को लेकर स्टेशन पर वेट करने लगा। कुछ देर बाद मैम को भी समझ आ गया, उसका चेहरा हर तरफ शो किया जा रहा है। उसने ईबो की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ है? लोग हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? तब ईबो ने मैम को आज जो कुछ भी हुआ वो बताया। अचानक से मैम की आंखों में आंसू आ गए। ईबो को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा उसे कोई गलती हो गई है कि उसने मैम को इस सारी तकलीफ़ में डाल दिया। वो जानता था स्कूल में आने के लिए मैम ने कितनी मेहनत की थी। वो सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है, पर वो कर भी क्या सकता था। मैम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं था। ईबो मैम के सर पर हाथ फिराकर उसे समझाने लगा
कि कोई बात नहीं, मैं बहुत मेहनत करूँगा, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा स्कूल ढूँढूँगा, तुम चिंता मत करो। पर तभी मैम ने कुछ ऐसा कहा जिसकी ईवो ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ईवो उसे मना करने ही वाला था, तभी मैम ने सीधा ईवो की आंखों में देखते हुए कहा, अंकल प्लीज़, मैं जानती हूँ आप लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, आपको हर कोई गलत लगता है, पर मैं सही और गलत के बीच का डिफरेंस जानती हूँ। मैं जानती हूँ वो लड़का जेन्युइन है, चाहे उसे वो बात करनी नहीं आती जो वो दिल से महसूस करता है। उसके इमोशन को शो करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो लड़का दिल का बुरा नहीं है। अगर आप नहीं चाहते कि वो मेरे साथ कुछ भी करे, तब भी मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसे समझाना चाहती हूँ कि वो ये सब छोड़ दे, और मुझे यकीन है कि मैं उसे समझा पाऊँगी। आप प्लीज़ मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए। अगर वो लड़का बुरा होता तो मेरे साथ क्या कुछ कर चुका होता, पर उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो तो मेरे सामने तक खड़ा नहीं हो पाता था, बस मुझे दूर से देखा करता था। वो लड़का जेन्युइन है, आप उसके रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, उसके मार्क्स चेक कीजिए। वो पहले कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं गया, मैंने कभी भी उसे वल्गर बातें करते हुए नहीं देखा। आप मानो या ना मानो, पर मुझे भी वो अच्छा लगता है। माना कि अभी मेरी उम्र नहीं है ये सब चीज़ें करने की, पर कोई भी लड़की किसी लड़के को एक नज़र में देखकर ही पहचान लेती है कि वो कैसा है, और मैं तो इन चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ ना। मैंने इतना सब कहा और पलकें झुका ली। ये पहली बार था जब मैम किसी लड़के के बारे में अच्छा बोल रही थी। वो एक टॉम बॉय थी, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था, ना लड़का ना लड़की। पर आज जिनलिंग की बातें करते हुए उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। ईवो ने ये देखा, उसे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कि उसकी बच्ची उसके हाथ से छूट रही है, पर वो खुद को संभालना जानता था। शायद से उसने इस लड़के के बारे में सच में कुछ गलत सोच लिया। उसने तो शुरुआत से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी की थी। शायद से वो अपना रिचनेस फ्लॉन्ट नहीं कर रहा था, वो जेन्युइनली उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था एज अ मैम्स गार्डियन। बस बात ये थी कि शायद से उसे वो करना सही से नहीं आया। हो सकता है उसके दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर कहीं ना कहीं ईवो भी इस बारे में सोचने लगा था, पर उसे जिनलिंग से ज़्यादा मैम्या की परवाह थी। अगर वो कह रही है कि वो इसे हैंडल कर सकती है, तो वो डेफिनेटली इसे हैंडल कर सकती है। ईवो उस पर आँख मूंद करके भी भरोसा कर सकता है, क्योंकि उसके जैसे मैच्योर लड़की गलती कर ही नहीं सकती। ईवो एक टाइम पर वल्नरेबल हो सकता है, लेकिन मैम्या इन सब चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती है। अब ईवो ने कांपते हुए हाथों से अपना फ़ोन निकाला, उसे स्विच ऑन किया और अपने कलीग मिस्टर सुशे को कॉल लगाया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और बात, आज से आप लोगों के लिए एक टास्क रहेगा। हर वीडियो में मैं एक टारगेट रखूँगी लाइक्स का। तो नेक्स्ट वीडियो 2.5 के व्यूज़ और 500 लाइक्स के बाद मिलेगा। तो देखते हैं आप इस टारगेट को कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।